नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस का पोस्टर वार। और उससे पहले सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री आवास में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस अहम मीटिंग में मौजूद है। पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की तैयारी में है सरकार। एनएसए डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री आवास में ये बहुत बड़ी और अहम मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए डोभाल इस मीटिंग में मौजूद हैं। जल थल वायुसेना प्रमुख इस हाई लेवल मीटिंग में मौजूद हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की तैयारी में है सरकार और इसी के लिए लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री आवास में हाई लेवल मीटिंग जारी है। रक्षा मंत्री, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। क्या कुछ निकल कर आ सकता है इस बैठक में, क्योंकि युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और ऐसे में लगातार महत्वपूर्ण मीटिंगें जारी हैं? देखिए मनोज, सीधी सी बात है कि जब पहलगाम का आतंकवादी कायराना हमला हुआ और हमले में 26 लोगों की जाने गए, उसके बाद से ही लगातार केंद्र सरकार की तरफ से आतंकवादियों को पालने पोसने वाले और उनके आका जो सीमा पार पाकिस्तान में बैठे हैं और मास्टरमाइंड जो आतंकवादियों के, उनको लगातार संदेश भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा था और कड़ी कार्रवाई, कड़ा जवाब और उनको सबक सिखाने की बात लगातार सरकार की तरफ से कही जा रही थी। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ हो, या फिर सेना के बड़े अधिकारियों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि आतंकवाद को पालने पोसने और सीमा पार से घुसपैठ कराने और उसके बाद दहशतगर्द जिस तरह की यहाँ पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन सबके जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाने के लिए और जिस धरती का इस्तेमाल इस काम के लिए यानी आतंकवादियों को पालने पोसने, घुसपैठ कराने और आतंकवादी हमला कराने के लिए होती है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में सरकार लगातार मीटिंग के बाद मीटिंग कर रही है। बैक टू बैक एक के बाद एक मीटिंगें हो रही हैं, चाहे रक्षा मंत्री के साथ हो, सेना के अधिकारियों के साथ हो, खुफिया एजेंसियों के साथ हो और चाहे सीडीएस के साथ हो और उसके बाद चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा साहब अजीत डोभाल के साथ हो। तो लगातार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस दिशा में अपने कदम बढ़ाते नजर आते हैं कि जब कोई भी देश अपनी सफलता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश के नागरिकों के जान माल की सुरक्षा के लिए कोई भी अपने कदम आगे बढ़ा सकती है और आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिहाज से हर सरकार को कोई फैसला करने का अधिकार है। भारत सरकार ने उसी दिशा में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए बैठकों का दौर लगातार जारी है। सुबह से जिस तरह से कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर बैठक हुई, तमाम रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक हुई और इस समय भी प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली पर बैठक चल रही है। उस बैठक में खुफिया एजेंसी के अधिकारी हों, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हों और रक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों, आप कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से और किसी को भी सबक सिखाने की दिशा में अगर सरकार, सेना और खुफिया एजेंसी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स आगे बढ़ते हैं तो उनकी अगुवाई करने वाले जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, सभी वो इसमें बैठक में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। तो इससे मनोज अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार कोई बड़ा कदम जरूर निश्चित रूप से सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की तैयारी में है सरकार, इसी को लेकर लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। और अब बात करते हैं अपने खास प्रोग्राम की। कांग्रेस के पोस्टर वार की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी का एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें उनके सिर और हाथ पैर गायब दिखाई दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस पोस्ट को शेयर किया है। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सीधे पाकिस्तान से ऑर्डर ले रही है। कांग्रेस पाकिस्तान आतंक के डीप स्टेट की टूल किट बन गई है। बीजेपी सांसद ने कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, वे पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? जब भारतीयों का खून बहता है तो क्या उन्हें यह देखकर गुस्सा नहीं आता? तो बीजेपी ने अब पलटवार किया है। पहलगाम पर कांग्रेस का
ये पोस्टर पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री का एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें उनका सिर गायब है। और इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आई है जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, यह तस्वीर जो है ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है, चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है, पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान हैं, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के, राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं। तो इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अखिलेश जी। एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे अखिलेश जी। मौजूदा हालात में देश में एक तरफ एकजुटता प्रदर्शित करने की बात कही जाती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अपने नेताओं को संतुलित बयान देने की बात कही गई है, दूसरी तरफ ऐसे पोस्टर जारी किए जा रहे हैं जिससे नया बखेड़ा खड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री की तस्वीर शेयर की नेताओं की तरफ जाते रहे और पहलगाम आतंकी हम सांगरी उन्होंने एक पोस्टर बनाया, लेकिन इस पर पोस्टर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह की आपत्ति जताई की गई और जताई जाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से इसका विरोध भी किया गया और ये लाजमी था, करना भी चाहिए था और किया भी जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष, चाहे कांग्रेस या समूचे विपक्ष में और भी राजनीतिक दल हो, तो सभी ने एक साथ एक लाभबंद होकर ये लगातार केंद्र सरकार के समर्थन के लिए कहा था कि वो आतंकवाद को पालने पोसने वाले या आतंकवाद के लिए जिसकी जमीन इस्तेमाल होने वाली, जो हथियार गोला बारूद मुहैया कराने वाला देश है या उसके लोग हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। विपक्ष उनके साथ खड़ा है और विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है और विपक्ष को इसमें किसी तरह की कोई संकोच की बात नहीं है, वो पूरी तरह से सारी की सारी जिम्मेदारी आप जाता चाहे। शायद ये पोस्टर जारी करने के पीछे मंशा यही रही होगी, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से या फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से उस तरह से पाकिस्तान को लगातार बयान देके जवाब देने की कोशिश की जा रही है, तो उनको सबक सिखा देंगे। पहले भी कहा गया था एक सर के बदले कई सर ला देंगे, एक की अगर जान जाती है तो कई की जान चली जाए, अगर एक फुट कोई अंदर घुसता है तो हम 10 फीट घुस जाएंगे। तो ये तमाम तरह के जो बयान सत्ता पक्ष की तरफ से चलते रहे और विपक्ष शायद इन्हीं के बयानों को ध्यान में रखते हुए पोस्टर शायद कर उसने जारी किया होगा। कि फिलहाल तो ये कांग्रेस ही बता सकती है कि उसकी मंशा इस पोस्टर को जारी करने से क्या थी और क्या मंशा अब उसके अंदर है कि इस पोस्टर को जारी हो जाए। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, आप इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो पहलगाम पर कांग्रेस का ये पोस्टर, पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस के एक्स हैंडल से पोस्टर जारी किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री की बिना सर की तस्वीर को जारी किया गया है, जिसको लेकर अब नया बखेड़ा शुरू हो गया है।
और अब हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक नहीं होगी पेगासस रिपोर्ट। अब बात सुरक्षा और निजता से जुड़े मसले की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस स्पाईवेयर मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मकसद से किसी देश के पास स्पाईवेयर होना कोई गलत बात नहीं है। असली चिंता यह है कि इसका इस्तेमाल कैसे और किसके खिलाफ किया जाता है। हालांकि अदालत ने कहा कि आम लोगों के खिलाफ स्पाईवेयर के इस्तेमाल के आरोपों की जांच की जाएगी। ये रिपोर्ट देखें। आतंकियों की जासूसी में गलत क्या? सुप्रीम कोर्ट। पेगासस एक इजरायली सॉफ्टवेयर है जिसे मोबाइल फोन को हैक कर निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2021 में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत में पत्रकारों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन की जासूसी की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की स्वतंत्र जांच के आदेश दिए थे। पेगासस मामले में अब तक क्या हुआ? 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए एक तकनीकी समिति और एक निगरानी समिति बनाई थी। तकनीकी समिति में साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक और नेटवर्क विशेषज्ञों में नवीन कुमार चौधरी, प्रभरण पी, अश्विनी अनिल गुमस्ते। इस जांच की निगरानी पूर्व न्यायाधीश आरवी रविंद्रन कर रहे हैं, जिनकी सहायता पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ संदीप ओबरॉय कर रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेगासस मामले में सुनवाई की। इस दौरान हैरानी जताई कि अगर सरकार आतंकियों की जासूसी करा रही है तो इसमें गलत क्या है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऐसी किसी भी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेगा जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि वह निजता के उल्लंघन की व्यक्तिगत आशंकाओं पर विचार कर सकता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि तकनीकी समिति की रिपोर्ट पर सड़कों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि सवाल ये था कि क्या सरकार के पास स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है और क्या वे इसका इस्तेमाल कर सकती है। अगर सरकार के पास ये है तो कोई भी उन्हें इसका इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इस पर पीठ ने कहा कि अगर देश आतंकियों के खिलाफ स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसे गलत नहीं समझा जाना चाहिए। स्पाईवेयर रखना गलत नहीं है, ये किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है सवाल इसका है। देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। आम नागरिकों का संविधान के तहत निजता का अधिकार सुरक्षित किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा कि कोई भी रिपोर्ट जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी हो उसे छुआ नहीं जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई ये जानना चाहता है कि वह रिपोर्ट में शामिल है या नहीं, उसे इसकी जानकारी दी जा सकती है। लेकिन रिपोर्ट को ऐसा दस्तावेज नहीं बनाया जाएगा जो चर्चा का विषय बना जा सके। अदालत ने कहा है कि वो इस बात की जांच करेगा कि किस हद तक तकनीकी समिति की रिपोर्ट को संबंधित व्यक्ति के साथ साझा किया जा सकता है। इसके बाद पीठ ने मामले पर सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए टाल दी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, पेगासस को लेकर देश की सुरक्षा और प्रभुता का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सूचनाएं हैं वो सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। क्या कुछ है अपडेट है इस पर? देखिए, पेगासस रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई चल रही थी, लगातार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित 2 कमेटियां इसकी जांच कर रही थी। क्या सरकार ने इसका इस्तेमाल किया तो किसके खिलाफ किया और किसके खिलाफ किया, क्या उसमें किसी की निजता का उल्लंघन हुआ, जैसे कि संविधान में किसी को अपनी निजी जिंदगी का ख्याल रखने का अधिकार मिला है तो क्या उसका उल्लंघन हुआ। इन तमाम चीजों को लेकर ये कमेटियां दोनों लगातार जांच कर रही थी। जांच जो सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में जांच सौंपे जाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कमेटियों की जांच मिली है लेकिन उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे। इससे कई लोगों के निजी चीजें सामने आएंगे, इसलिए इसको निगरानी के तौर पर इसको रखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि जो
पेगासस की रिपोर्ट है और उसका इस्तेमाल जिन लोगों के खिलाफ हुआ, जिस तरह से उस समय राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि उनके पेगासस के जरिए टेप किया गया, कुछ पत्रकारों की तरफ से आरोप लगाए थे, कुछ समाजसेवी संगठन और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से कहा गया था, और कुछ ऐसे अधिकारियों के भी कहे जा रहे थे और कुछ जुडिशरी के यानी जजों के भी फोनों पे टैप करने की बात कही जा रही थी। इस तरह के लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन खुलकर कहा जाए तो राहुल गांधी सामने आए थे, कुछ सोशल वर्कर्स का सामने आए थे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स सामने आए थे जिनके तरफ से कहा गया था कि उनका फोन टैप किया जा रहा है, उनकी फोन की खुफिया जानकारी ली जा रही है। तो इस तरह के तमाम चीजों को लेकर लगातार आरोप लगे थे और विपक्ष की तरफ से जबरदार विरोध भी किया गया था और सरकार को घेरने का काम किया था, और इसको लेकर ये मामला संसद में भी चला था, लोकसभा से राज्यसभा तक हंगामा भी हुआ था। फिलहाल उम्मीद यही थी कि सभी को कि जांच कमेटियां जो गठित हैं उन जांच कमेटियों की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। क्या कुछ नेताओं या कुछ सोशल वर्कर्स और कुछ पत्रकारों ने आरोप लगाए थे कि उनके फोन टेप किया जा रहे हैं, क्या उनके निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पेगासस की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आतंकियों की जासूसी गलत क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अब हम बात करेंगे ये पाकिस्तान के हैं या हिंदुस्तान के, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान के हैं या हिंदुस्तान के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और विपक्षी समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जाति के मुद्दे पर सपा को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ये लोग जाति की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तब तुष्टीकरण की नीति के पराकाष्ठा को पार करते हुए केवल अपने परिवार के हित की बात करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ था। समाजवादी पार्टी के लोग कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, कभी तो ये पता लगा पाना कठिन हो जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी का नेता बयान दे रहा है या पाकिस्तान का कोई प्रवक्ता है। उन्होंने कहा कि कानपुर का एक नौजवान पहलगाम गया था अपने परिवार के साथ। शुभम द्विवेदी, आतंकियों ने शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी। इस हमले में कानपुर के युवा शुभम द्विवेदी की जान चली गई थी। सीएम योगी ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि कानपुर का वो नौजवान शहीद हुआ है, आप उसके घर जाएंगे, तो वह बोलते हैं कि हमारी पार्टी का थोड़ी है, वो हमारी पार्टी का थोड़ी था, हमें उससे लेना देना नहीं है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक बयान है। अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगाम, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर साफ तौर पर निशाना साधा। और अब हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद में सिर्फ नहीं बेटियां। गाजियाबाद के विजयनगर स्थित संतोष मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा ने कॉलेज के 2 मुस्लिम छात्रों समीर और कजान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा के अनुसार बीते कुछ महीनों से दोनों युवक उसे देखकर छेड़खानी कर रहे हैं। आरोपी गलत तरीके से छूते हैं और चोरी छिपे उसकी तस्वीरें खींचते हैं। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी बाज नहीं आए। डर के कारण छात्रा ने कॉलेज में ही पढ़ने वाले अपने भाई और बुआ के बेटे को इस बारे में बताया।
परिजनों ने कॉलेज आकर युवकों को सख्त हिदायत दी और फटकार लगाई। इसी का बदला लेने के लिए 28 अप्रैल को कॉलेज छुट्टी के बाद आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर हॉकी और डंडों से छात्रा के भाई पर हमला कर दिया। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के भाई को गाजियाबाद के ही संतोष अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज से संतुष्ट न होने पर परिजनों ने छुट्टी की मांग की, जिस पर अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से पहले समझौते की शर्त रख दी। पीड़ित परिवार का अस्पताल में पैसा भी जमा है और अस्पताल प्रबंधन घायल को अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति तक नहीं दे रहा है। शिकायत के बाद मामले पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इस अहम खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता जयवीर माभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, गाजियाबाद में ये क्या देखने को मिल रहा है? एक छात्रा जो मंचलों से परेशान है, उसके भाई की पिटाई की गई है, छेड़छाड़ ना की जाए इसको रोकने की जब उन लोगों ने बात कही तो उससे मारपीट की गई, और जब वो अस्पताल में भर्ती है तो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी गुंडागर्दी की जा रही है। जयवीर, फोन अनम्यूट करिए। देखिए मनोज, आपको बता दें कि मामला बहुत गंभीर है और मामले की अगर गंभीरता को इसी चीज से समझा जा सकता है कि जो संतोष अस्पताल है उसके यहाँ पर कई ब्रांच है और वो कई तमाम तरह के डिप्लोमा, तमाम तरह की डिग्री जो चिकित्सा के क्षेत्र की होते हैं उन्हें कराते हैं। यहीं पर जो छात्रा है वो पढ़ाई कर रही थी और पिछले कुछ दिनों से लगातार उसके साथ छेड़छाड़ हो रही थी। छात्रा को डर था कि अगर वो परिवार के लोगों को बताएगी तो उसकी पढ़ाई बाधित हो सकती है, उसकी पढ़ाई रुक सकती है, जिस डर की वजह से छात्रा ने यह बात अपने घर पर नहीं बताई। परेशान होकर जब जो मंचले थे, जब उन्होंने दबंगई करते रहे और लगातार छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते रहे, तो परेशान होकर छात्रा ने इसी विद्यालय में पढ़ने वाले अपने ममेरे भाई से इस चीज की शिकायत की। शिकायत के बाद तो छात्र ने उन छात्रों से कहा कि वो ऐसी हरकत ना करे, ऐसी इस तरह की जो समस्या है, जो छात्रा है उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, जिससे परेशान यानी कि जिससे इस शिकायत से वो जो दबंग थे, जो आरोपी थे, इतने उत्तेजित हुए कि कल 28 तारीख को जैसे ही स्कूल विद्यालय की छुट्टी हुई, क्लासें छुट्टी, विद्यालय के बाहर निकलते ही प्रयास आर्य नाम के छात्र पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। और हमले के बाद प्रयास जब बेहोश हुआ और उसके बाद उसको अस्पताल पहुंचाया गया, तो उस संस्थान की करतूत देखे कि उस संस्थान के कर्मचारियों ने उस घायल छात्र को अपने ही दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दिया इलाज के लिए, जहां पर जो अस्पताल प्रबंधन था किसी तरह का कोई सहयोग पीड़ित परिवार को नहीं कर रहा था, उल्टा समझौते का दबाव बना रहा था। लगातार जो परिवार था उस परिवार से इस समझौते की बात कर रहा था कि आप पुलिस में कोई शिकायत ना दें, किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करें, तभी हम आपके साथ दे पाएंगे। निश्चित रूप से जयवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यह घटना सामने आ रही, छेड़छाड़ से परेशान छात्रा के भाई को पीटा गया, शिकायत पर भाई को पीटा गया, और उसके बाद अब अस्पताल प्रबंधन की संतोष मेडिकल कॉलेज में आपको अस्पताल में परिजनों को भर्ती कराया गया, जहां पर अब अस्पताल प्रबंधन की तरफ से गुंडागर्दी की जा रही है। गलत इलाज होने पर परिजनों ने छुट्टी की बात कही। अब अस्पताल प्रबंधन ने बंधक बनाकर समझौते की शर्त रख दी है कि आप समझौता करिए। पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से गुंडागर्दी सामने आ रही। विजयनगर के संतोष अस्पताल की गुंडागर्दी साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। राघवेंद्र वाजपेयी को कब मिलेगा इंसाफ? खबर सीतापुर से है। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड को लेकर पत्रकारों और मृतक के परिजनों ने लालबाग चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग करते हुए दोषियों को सजा दिलाने की गुहार लगाई है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मृतक पत्रकार के परिजनों के लिए 50 लाख मुआवजे, पत्नी को सरकारी नौकरी और हत्याकांड का पारदर्शी खुलासा किए जाने की मांग की है। धरने पर सुबह से बैठे लोगों का कहना है कि अब तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उनसे मिलने तक नहीं पहुंचा है, जिससे नाराजगी और बढ़ गई है। पत्रकार संगठनों का कहना है कि राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। ऐसे मामलों में लीपापोती नहीं होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। निष्पक्ष जांच ही जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए दीपक गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पत्रकार राघवेंद्र हत्याकांड को लेकर अब परिजन हैं मुखर तौर पर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। मुआवजे को लेकर सरकारी नौकरी की मांग परिजनों के द्वारा लगातार की जा रही है, क्या कुछ अहम अपडेट है?
जी मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में बीते 8 मार्च को पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके तकरीबन 1 महीने के बाद तत्कालीन एसपी शैलेंद्र मिश्रा ने इस मामले का खुलासा किया और 3 लोगों को जो इस घटना के मास्टरमाइंड थे उन्हें जेल भेजा। लेकिन जो शूटर थे जिन्होंने हत्या की थी, उन 2 शूटर अभी तक वांछित है, अभी तक पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है। घटना को तकरीबन 1.5 महीने हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उस सूत्रों तक ना पहुंच पाना पुलिस की विफलता को साबित करता है। साथ ही आपको बता दें कि जो पीड़ित परिवार है उसे किसी भी तरह का कोई भी ना मुआवजा अभी तक मिला, न किसी भी तरह की कोई उससे सहायता मिल पाई, जिससे पहले से ही परिजन काफी परेशान थे। और उनकी पत्नी ने जो पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया था उस पर पहले ही सवाल उठाए थे और सीबीआई की जांच कराने की मांग की थी, जिसको लेकर आज पत्रकार और किसान संगठन के साथ मिलकर पत्नी और छोटे छोटे बच्चे धरने पर बैठे, जो सुबह से शाम तक बैठे रहे। देर शाम तकरीबन 5:30 बजे के बाद कप्तान अंकुर अग्रवाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने एफजा संगठन के पदाधिकारियों और पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनकी मांगों को सुना और उनसे काफी देर तक बातचीत करने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी बातें शासन तक पहुंचाएंगे, जिससे उन्हें कुछ मुआवजा मिल सके और उन्हें जो हत्यारे हैं उन्हें भी जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। अब जाकर यह धरना समाप्त हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का पूरी तरीके से फेलियर अभी तक यह सामने आया है कि जो 2 शूटर दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या करके सीतापुर से चले जाते हैं और उन्हें अभी गैर जनपदों में पुलिस तलाश रही है, लेकिन 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी उसके हाथ खाली ही है। बिल्कुल दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, परिजनों का आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग भी परिजन लगातार कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे घोटाले का खेल, अधिकारियों का मेल। खबर हमीरपुर से है, जहां आंगनवाड़ी भर्ती में हुए घोटाले को लेकर मामला अब और गंभीर होता जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बाद अब जांच टीम, आपको बता दें, जांच की मांग की जा रही है। जांच टीम की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो गए। आवेदकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और निष्पक्ष जांच की मांग की। आवेदकों का आरोप है कि खुद को जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह का रिश्तेदार बताकर एक व्यक्ति राकेश सेंगर ने भर्ती के नाम पर पैसों की मांग की थी। इसके अलावा जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह और बाबू पवन पर भी आवेदकों ने पैसों के बदले नियुक्ति का आरोप लगाया है। पीड़ित आवेदिकाओं का कहना है कि जब उन्होंने रिश्वत देने से इनकार किया तो जनरल श्रेणी की उनकी सीट को बदलकर अनुसूचित जाति में दिखा दिया गया और दूसरी महिला को नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार की गड़बड़ी से आवेदकों में भारी नाराजगी है। वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर मामले की जांच शुरू तो हो गई है, लेकिन आवेदकों का आरोप है कि जांच टीम निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है, जिससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद दिख नहीं रही है। और सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, लगातार जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन अब तक उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला हमीरपुर जनपद के विकास भवन से जुड़ा हुआ है, जहां बीते साल सितंबर माह में आंगनवाड़ी भर्ती में लगभग 163 जो पद खाली थे उनके लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में जो आवेदक हैं वो आवेदन करते हैं, जिसके बाद जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। इस मामले का खुलासा तब जाकर हुआ जब इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में प्रथम और द्वितीय पद पर आने वाली महिलाओं को उनकी नौकरी नहीं दी गई, बल्कि उनके बजाय दूसरी महिलाओं को नौकरी दे दी गई। जब ये पीड़ित महिला है जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी को ज्ञापन देती है, वह उनके सामने उनके समक्ष कुछ आइडियो भी सबूत के तौर पर रखती हैं और ज्ञापन सौंप उनसे न्याय की मांग करती हैं। फिलहाल जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी गठित। बिल्कुल सिद्धार्थ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब जिलाधिकारी ने जांच बैठाई है और जांच टीम गठित की है। अब देखने वाली बात है कि जांच टीम किस तरीके से निष्पक्षता से काम कर रही है, करेगी, क्योंकि आवेदिकाओं का साफ तौर पर आरोप है कि जांच जो है वो निष्पक्ष नहीं की जा रही। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया।